अभी कुछ दिनों पहले की बात है, संस्था के पास बहुत सारे ईमेल आते रहते हैं कि हमें आचार्य जी का इंटरव्यू करना है या फिर उनसे बात करनी है। तो कुछ समय से ऐसे ईमेल्स आने लगे हैं जहाँ पे इंट्रोडक्शन ही ये होता है कि जी मैं ड्रॉप आउट हूँ। वो मतलब इस बात को ही बड़े एक उसके साथ बताते हैं कि मतलब जैसे कोई होता है ना कि मैं यहाँ का एलुमनाई हूँ, मैं ये हूँ वो बताते हैं हम ड्रॉप आउट हैं। और इसी को एक अपना बैज समझते हैं, बैज ऑफ ऑनर। तो ये पूरी मतलब ये दिखाने में कि मैंने पढ़ाई को लात मार दी, इसमें ये कहाँ का स्वैग आ गया है आजकल। गंवार स्वैग है। और इसने भारत को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। मुझे इसी बात का स्वैग है कि मैं गंवार हूँ। जिस बात पर पहले लाज आती थी कि अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, गंवार हैं, वो अब स्वैग की बात हो गई है। देखो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर आज मेरे पास कितनी ताकत है। मेरा यूएसपी यही है कि मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं कहाँ पहुँच गया। तो ज्ञान का अपमान। और वहाँ तक आप पहुँच कैसे गए? क्योंकि जिन्होंने आपको वहाँ तक पहुँचाया वो भी सब अज्ञानी ही हैं। खास तौर पर सत्ता में तो ये होता है ना कि जो आपको अपने जैसा लगता है आप उसी को वोट दे देते हो। यही काम अध्यात्म में। आई हैव नेवर रेड एनी बुक, आई हैव नेवर रेड एनी स्क्रिप्चर। ये बात गौरव की हो गई, ये बात शर्म की होनी चाहिए ना। अगर कुछ पढ़ा नहीं है तो जाओ पढ़ो, जाओ 2-3 साल की छुट्टी लो, मुंह छुपा करके कहीं पढ़ाई करो। लेकिन ये बात तब वही जो बोला बैज ऑफ ऑनर है ये, कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है। बात यहां तक पहुंच गई, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं वो अपनी शिक्षा को छुपाते हैं। मान लीजिए वो 8वीं 10वीं पास होगा तो कहेगा नहीं मैं बिल्कुल निरक्षर हूं। क्योंकि निरक्षर होने में जो जलवा है, जो स्वैग है, बोल दे कि 10वीं फेल है तो ना इधर के ना उधर के, इससे अच्छा बोलो कि मैं बिल्कुल ही इलिटरेट हूं। वही चीज उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में, कि मैं तो ड्रॉप आउट हूं। पॉलिटिक्स में भी यही, कि देखिए भारत की ज़्यादा आबादी बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, कहने को साक्षरता दर 75-80% पहुंच रही है, पर कैसे हैं हमारे स्कूल और उसमें से कैसे हैं निकले हुए साक्षर लोग हम जानते हैं। तो कुल मिला जुला करके जो इफेक्टिव लिटरेसी है वो तो है ही बहुत छोटी, बहुत कम। तो जो हमारे राजनेता होते हैं उनको भी ये बताते हुए बड़ा गौरव होता है कि नहीं मैं देख ऐसे ही हूँ। स्पिरिचुअल लीडर्स भी ये बता रहे हैं नहीं मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ। एंटरप्रेन्योर्स भी खड़े हो जाते हैं, मैं भी देखिए पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ड्रॉप आउट हूँ। सच्चाई ये है कि आज के समय में भी 100 लोग यदि किसी भी क्षेत्र में सफल हैं तो उसमें से 99 लोग अपनी शिक्षा की बदौलत ही सफल हैं। लेकिन हम साजिश करते हैं। जो एक व्यक्ति होता है जो अशिक्षित होते हुए भी सफल हो गया होता है किसी कारण से, किसी संयोग से, या मान लो प्रतिभा से, तो हम उसका फुग्गा फुलाकर उसको उदाहरण बना देते हैं। हम कहते हैं ये देखो ये है। अरे भाई, ये एक बेपढ़ा इंसान सफल हो गया, पर यह भी तो बताओ कि 1000 में से 999 लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते वो असफल ही होते हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएं, वहाँ इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लगातार शिक्षा का ही अपमान कर रहे होते। तो क्या क्या रखा है पढ़ने लिखने में? पढ़ने लिखने वालों कुछ नहीं होता। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमको धंधा करना सिखाएगा। ये कौन सा धंधा है जो अशिक्षित लोग ही बेहतर कर सकते हैं भाई?
ये जो गंवार स्वैग है ये इतना बढ़ गया है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी वो बेचारे हीन भावना में रहते थे थोड़ी, और मैंने बहुत बोला भी हिंदी के पक्ष में, हिंदी के सम्मान को बढ़ाने के लिए, पर वो सब जैसे पुरानी बातें हो गई। इधर 5-7 साल में ही बहुत बदल गया माहौल। अभी स्थिति ये है कि आप अगर अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति जिसे अंग्रेजी नहीं आती है, और ये कोई बहुत गौरव की बात तो नहीं है कि अंग्रेजी नहीं आती है, ठीक है, अंग्रेजी नहीं आती है, वो आपको धमका के बोलेगा हिंदी में बोल। पहले एक प्रकार की बुराई थी कि आपके सामने किसी ने अंग्रेजी बोल दी तो आप दब जाते थे, वो एक तरह की बुराई थी। अभी बिल्कुल एक दूसरे तरह की बुराई खड़ी हो गई है कि हम तो गंवार हैं और यही हमारी उपलब्धि है, और हमसे तुम गवरई के अलावा किसी और भाषा में बात करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। हमारी ताकत ही यही है कि हम गंवार हैं। तुम चूंकि पढ़े लिखे सभ्य आदमी हो तो तुम्हें शालीनता दिखानी पड़ेगी। हम तो गंवार हैं तो हम शालीनता दिखाते नहीं, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमसे डर के रहना। और जितने भी थोड़े सभ्य सुसंस्कृत लोग हैं आज वो गंवारों से डरे हुए हैं। तरह तरीके से उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, एक अभद्रता, अशालीनता को। जैसे घोषणा की जा रही हो कि पढ़ाई लिखाई से मिल क्या जाना है, शिक्षा से हो क्या जाता है, विज्ञान से लाभ ही क्या है। तो हाथ में होगा एकदम आधुनिक मोबाइल फोन, और उस पर वीडियो चल रही होगी जादू टोने भूत प्रेत की। वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है फोन, और उसी फोन में गवरई चल रही है। ये आज के युग की विडंबना है। मैं तो पूछा करता हूं कई बार कि क्या ये उचित भी है कि ऐसे आदमी के हाथ में वो मोबाइल फोन पहुंचे। पर हो गया है। असल में जनतंत्र के साथ जो चीज बहुत बहुत जरूरी होती है वो होती है शिक्षा। और भारत में लोकतंत्र हो गया, शिक्षा नहीं आगे बढ़ी। साक्षरता तो फिर भी आगे बढ़ गई। साक्षरता क्या मतलब कि अक्षर से आपका परिचय हो गया। आप अगर हस्ताक्षर कर लेते हैं तो आप साक्षर कहलाते हैं, इतनी चाहिए होती है बस, आप साक्षर हैं। शिक्षा आगे नहीं बढ़ी है। शिक्षा आगे नहीं बढ़ी है तो जो अशिक्षित लोग हैं वही ज्यादा हैं, और लोकतंत्र है तो उन्हीं का दबदबा हो गया है। क्योंकि लोकतंत्र में तो सर गिने जाते हैं, ये नहीं गिना जाता कि सर के अंदर क्या है। सर के अंदर भूसा भी भरा हो तो भी वोट तो आपका एक ही है, और सर के अंदर भले ही गौतम बुद्ध बैठे हो तो भी आपको वोट एक ही मिलेगा। बहुत सारे प्रदेश गवाह हैं, विशेषकर बिहार, जहां ये बिल्कुल स्पष्ट है
कि अगर जनमानस अशिक्षित है तो वो अपने ही जैसे किसी अशिक्षित नेता को अपना मानता है, कहता है हमारे जैसे है ना, और उसका नतीजा फिर ये होता है कि वो दशक दर दशक और पिछड़ता ही जाता है। पढ़ा लिखा आदमी एक अशिक्षित आदमी को अजनबी, बेगाना लगता है, कहता है ये आदमी अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनके सरोकार अलग हैं, इनकी बुद्धि अलग है, तो मैं तो वोट उसको दूंगा जो बिल्कुल मेरे ही जैसा हो, और आप उसको ही बैठा देते हो जो बिल्कुल आप ही के जैसा है। और ये बात कोई एक प्रदेश भर की बात नहीं, बहुत प्रदेशों में हुई है, पूरे देश में हुई है, केंद्र में भी हुई है, हर जगह होती रही है। आप राजनीतिक इतिहास देखिए, आपको तो कुल मिला जुला करके एक माहौल बन गया है जिसमें विज्ञान, शिक्षा, तर्क, इन सब को बिल्कुल अपमानित कर दिया गया है। इनकी कोई भूमिका नहीं है। किसकी भूमिका है? मैं जैसा हूं मुझे सम्मान दो, मैं अनपढ़ गंवार हूं तो मेरी गंवरई को सम्मान दो, और वही चीज चल रही है। जो चीजें कहीं से भी प्रदर्शन करने लायक नहीं है, आप देखिए ये गाड़ियां निकल रही होती हैं, उनमें पीछे लोग लिख लेते हैं ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, यादव, राजपूत, गुजर। हम खुलेआम छाती ठोककर उद्घोषणा कर रहे हैं कि हमारे लिए जाति बहुत बड़ी बात है। इसी को मैं बोल रहा हूं गंवार स्वैग। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बार बार जाति 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 का ही फुग्गा फुलाया, वो सब बड़े बड़े मंत्री होकर के बैठे हुए हैं। तो फिर जाति की बात करना गलत कैसे हो सकता है? जाति की बात कर करके देश भर में सरकारें बन रही हैं, या धर्म की बात कर करके? धर्म, जाति, इन्हीं आधारों पर जब जब देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद भरे जा रहे हैं, तो मैं भी क्यों ना घोषणा करूं अपनी जाति की? मैं क्यों ना करूं? लोग बैठे होते हैं ऑडिटोरियम्स में, और वहां जो बातें हो रही होती हैं वो हो रही होती हैं बिल्कुल ही शिक्षा विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध। कैसे कर ले जाते हो? ये कैसे बन गया? अभी थोड़ी देर पहले मोबाइल फोन की बात कर रहे थे, माइक कैसे बन गया? आपने कभी सोचा है? आपने अपनी गाड़ी पर अपने धर्म का या अपनी जाति का नाम लिखा हुआ है, और वो गाड़ी आप सरपट दौड़ा रहे हो एक चिकनी सड़क पर। वो सड़क कहां से आई? वो संकीर्ण मानसिकता ने बनाई है सड़क, या खुले विचार और जिज्ञासा और विज्ञान से बनी है वो सड़क? और वो गाड़ी कहां से बनी है, वो जो सड़क पे चल रही है? लेकिन स्थितियों का, घटनाओं का संयोग ये रहा है कि एकदम ही पशुवत मानसिकता वाले आदमी के हाथ में भी आज एक महंगी गाड़ी का स्टीयरिंग है। ये आदमी बिल्कुल वो बातें कर रहा है जिन बातों पर अगर चला गया होता तो उस गाड़ी का निर्माण कभी नहीं हो सकता था। यह आदमी उस गाड़ी का पूरा लाभ उठा रहा है,
और उस गाड़ी में बैठ के न जाने कैसी बातें कर रहा है, और उस गाड़ी को न जाने वो कौन सी जातिवादी या सांप्रदायिक सभा की ओर ड्राइव करके ले जा रहा है। ये डेटा रखा हुआ है, इसी प्रश्न से संबंधित रखा है ना। आज़ाद हुआ था भारत तो औसत आदमी 27 साल जीता था, अब 70-75 साल जी रहा है। ये किसने कर दिया? ये शिक्षा ने करा है। पर शिक्षा हमारे लिए अब 2 कौड़ी की चीज़ हो गई है। आप समझते हैं 27 साल की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? ज़्यादातर लोग जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे नहीं होते अगर माहौल हालात 1947 जैसे ही होते तो। सब मर चुके होते, बहुत सारे तो पैदा ही नहीं हुए होते। 25% बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी एट डेथ 23.4% ऐसी कुछ थी। 4 में से 1 बच्चा पैदा होते ही मर जा रहा है। हम में से कितने तो पैदा ही ना हुए होते। आज वो घट करके हो गई है भारत में 3%। वो सब बच्चे विज्ञान ने बचाए हैं, हमारी गंवरई ने नहीं बचाए हैं। पर हमारा दिमाग कुछ ऐसा भ्रष्ट कर दिया गया है, आपके सामने एक वैज्ञानिक खड़ा हो और कोई जिला स्तर का ही नेता खड़ा हो, ठीक, सांसद, विधायक, क्या पार्षद खड़ा हो, तत्काल आप किसका नमन करेंगे? ईमानदारी से बताइएगा। पार्षद पहले, वैज्ञानिक बाद में। और वैज्ञानिक ना होता तो ये पार्षद साहब पैदा ही ना हुए होते। पर पार्षद भी वैज्ञानिक से बड़ा है। ये आंकड़े हैं कि विज्ञान ने कितने लोगों की जान बचाई है। एनेस्थीसिया से 5 करोड़, पैस्चराइजेशन से 25 करोड़, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से 100 करोड़, वाटर क्लोरिनेशन से 17 करोड़, इंसुलिन से 1.5 करोड़, नहीं, या तो 15 लिखा है या 65 लिखा है, 15 या 65 मिलियन। एंटीबायोटिक्स 20 करोड़, एंटी मलेरियल ड्रग्स 5 करोड़, सनस्क्रीन और मेमोग्राम इनसे भी कम से कम 50-50 लाख, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग 60 लाख, ग्रीन रेवोल्यूशन 100 करोड़, एस्पिरिन, वैक्सीन्स, CPR, किडनी डायलिसिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, ड्रग डिज़ाइन, मेडिसिन, पेसमेकर्स, बाईपास सर्जरी, बाइफोकेटेड नीडल, रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर पावर, एंजियोप्लास्टी, सैटेलाइट्स, रोबोटिक सर्जरी, नैनो टेक्नोलॉजी, और हर चीज़ के आगे आंकड़े करोड़ों 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 में हैं। हम में ज़रा भी अनुग्रह है, ग्रैटिट्यूड? मुझे नहीं पता सुबह उठ करके आप किसकी पूजा, कहाँ प्रार्थना करते हैं,
पर ये आंकड़े आपको बता रहे होंगे कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले किसको धन्यवाद देना चाहिए। ये तो छोड़िए कि विज्ञान से हमें क्या क्या सहूलियतें मिली हैं, हम जिंदा ही हैं विज्ञान की वजह से, लेकिन हमारे मन में विज्ञान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के ज़रा भी कृतज्ञता नहीं है। उल्टे हम अपनी गंवरई का ढिंढोरा पीटते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी लिखा है इसका एस्टीमेट उपलब्ध नहीं है। ब्रेन मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन्स, डिसैलिनेशन, रिन्यूएबल एनर्जी। आप लोगों को इतने लोगों के नाम पता होंगे क्योंकि वो नाम अब लोक संस्कृति में आ चुके हैं। जिनके नाम आपको पता होने चाहिए उनके नाम आपको शायद ना पता हो। मैं आपसे पूछूं, जॉन एंडर्स का नाम पता है आपको? कितने लोगों को पता है? और सच मानिए, ये व्यक्ति ना होते तो हम आप यहाँ बैठे नहीं होते। लेकिन हम कितने कितने बेकार लोगों को अपने मन में, अपनी स्मृति में जगह दिए रहते हैं। इनका नाम हमें नहीं पता होगा। इन्होंने मीजल्स वैक्सीन बनाई थी, 10 से 20 करोड़ लोग उससे बचे हैं, जान बची है। जान नहीं भी जाती थी उससे तो आदमी जीवन भर के लिए घाव, निशान और पंगुताएं लेकर के घूमता था। मैं आपसे पूछूं, पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? आपको नाम ना पता होगा। 2-3 लोगों ने बता दिया, दिन बन गया मेरा। मैं आपसे पूछूं, गैस्टन रैमन कौन है? लेकिन किसी ऐसे ही अल्दू पल्दू नेता का नाम पूछूंगा वो आपको पता होगा। इतने सारे, बहुत सारे फिजूल अभिनेता अभिनेत्री घूम रहे हैं, उनके नाम भी आपको पता होंगे। आईपीएल का कोई छोटा मोटा खिलाड़ी होगा, उसका भी नाम पता होगा। इतने सारे सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर ये सब बन के बैठे हैं, वो भी सब आपको पता होगा। बिग बॉस पता होगा। पर जिसने आपको टिटनस की वैक्सीन दी उसका नाम आपको नहीं पता। और टिटनस मालूम है ना कितनी बुरी मौत मारता है। हम में से कोई ना होगा ऐसा जिस पर टिटनस के विषाणु ने कभी ना कभी आक्रमण ना किया हो, क्योंकि वो तो हर जगह होता है, मिट्टी में, कचरे में, गोबर में, धूल में। हमारी जान बचाई है इन्होंने, और ये हमारी एहसान फरामोशी की इंतहा है कि हमें इनका नाम तक नहीं पता। और डिप्थीरिया भी इन्हीं से। ये हमने कभी सोचा भी नहीं ना कि क्लोरीनेशन ऑफ वाटर कितनी बड़ी बात है और उससे कितने प्राण बचे हैं। 1, 2, 4, 5 करोड़ नहीं, 20-30 करोड़, और बचते ही जा रहे हैं। लिन एंसलो, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें ये जितने हैं धागे, इन सब का मुंह किधर को है? आसमान की ओर।
है ना, सारे केचुए ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं सब? ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कर्व है 1760 से लेके 2020 तक का। देखिए कि हमें किसने जिंदा रखा हुआ है और कौन लगातार हमारी उम्र बढ़ा रहा है। देखिए, बड़े बूढ़े बस आशीर्वाद ही देते रह गए, दीर्घायु भव, शतायु भव, चिरंजीवी भव। आपको दीर्घायु, शतायु, चिरंजीवी, देखिए वास्तव में कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? विज्ञान बना रहा है। ये किया है विज्ञान ने। लेकिन हमारी बेहयाई की हद ये है, अभी भी हम आपस में बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं, अजी पहले के लोग होते थे ना, पहले के लोग, उनकी सेहत दूसरी होती थी और 150-150 साल जीते थे। ये होते थे पहले के लोग, ये रहे पहले के लोग। लेकिन इतना अच्छा लगता है बोलने में ना कि आज की तुम्हारी एजुकेशन में रखा क्या? आज का विज्ञान, आज की किताबें तुम जानते क्या हो? ये हैं, ये जानती हैं। जी नहीं रहे होते ये बोलने के लिए भी कि आज की किताबें जानती क्या हैं। इन्होंने जिंदा रखा है। ये सुना है कि नहीं सुना है कि सेहत तो पहले हुआ करती थी? पहले, अब पहले क्या सेहत हुआ करती थी? पहले के आंकड़ों में देख लो ना। पहले का आदमी आज के आदमी से वजन में 10 से 20 किलो कम। और इसलिए नहीं कि वो अपने शरीर में चर्बी नहीं रखे हुए, इसलिए क्योंकि है ही सीकड़ा, खाने पीने को नहीं पा रहा है और जान भी नहीं रहा है कि बीमारी क्या लग रही है, तो वजन गिरता जा रहा है। भारत में ही नहीं, विश्व भर में। पहले के आदमी का कद देख लो, और कद के आंकड़े उपलब्ध है, 200-300 साल के उपलब्ध हैं, देख लीजिए। कद के आंकड़े देख लीजिए, स्वास्थ्य के आंकड़े देख लीजिए, वजन के आंकड़े देख लीजिए, बीमारियों के, शिक्षा के आंकड़े देख लीजिए, और फिर कहा करिए कि पहले का आदमी बहुत स्वस्थ होता था। दादी माँ के नुस्खे, अगर कोई नुस्खा दादी माँ का है तो उसको सिर्फ इसीलिए अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो दादी माँ का है। दादी माँ के जमाने की हालत नहीं देख रहे हो क्या थी? तो दादी माँ का पहले विज्ञापन आया करता था, 102 साल की बुढ़िया की घुट्टी, और लोग जा जाके उसको कह रहे 102 साल की बुढ़िया। चलो अधिक से अधिक ये कर लो कि कोई पुरानी चीज़ है, उसकी बड़ी मान्यता है, तो आज उस पर परीक्षण करके देख लो कि ठीक है कि नहीं। ठीक लगी, निकली तो स्वीकार कर लेंगे। पर किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लेना कि वो पुरानी है, महामूर्खता की बात है। पुरानी सब बीमारियां हैं। पुराने लोगों से सुनना तो बताएंगे हैजा। अब सुनते हो हैजा? और पोलियो, करो पुराने लोगों से बात जो 80 पार के हो, वो बताएंगे ना कि हैजा आता था, गांव का गांव साफ हो जाता था, पूरा गांव साफ हो गया, हैजा। और हैजा आज के लिए बहुत छोटी चीज है। आज भी होता है, लोगों को कुछ नहीं होता, उनको ठीक कर देते हैं डॉक्टर। और तब आता था पूरा घर नहीं, गांव ही साफ हो गया हैजा से। ब्लैक प्लेग का नाम सुना है? यूरोप ही साफ हो गया था। आप यूरोप की आबादी का कर्व देखेंगे तो आप पाओगे कि वहां 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास तो ऐसे ठक से नीचे गिर जाता है। वहां पे होगा। ये रहा। नहीं, ये तो शुरू ही हो रहा है 1760 से, देख लीजिएगा। तो प्लेग, अब प्लेग आज के लिए बहुत छोटी बात हो गई। अभी भी होता है प्लेग, कहीं चला नहीं गया, होता है, ठीक। तो ब्लैक डेथ नहीं है ऐसा कुछ। ये छोटी सी चीज
स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, से कितनी मौतें होती थी। हमें किसने बचाया है? मैं बहुत मूलभूत बातें कर रहा हूँ, एकदम मूलभूत। आप कह रहे होंगे यहाँ तो हम आए थे कि कोई आध्यात्मिक विमर्श होगा, ये क्या बातें होने लग गई। बोलता हूँ ना, तथ्य ही सत्य का द्वार है। कुछ तथ्यों से तो हम परिचित हो ले ना। उन तथ्यों का पता नहीं तो हम कौन से फिर आध्यात्मिक सत्य की बात करेंगे। और अंधविश्वास वगैरह महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। आप पाएंगे ये सब बाबा वगैरह जब कर रहे होते हैं या कथावाचक लोग, तो आगे महिलाएं ही बैठी होती हैं और बैठी हुई हैं अपना, उनको बड़ा कि ज्ञान वगैरह की बात हो रही हो, महिलाएं वहाँ से भाग जाती, कहते ज्ञान ज्ञान गड़बड़ चीज़ है ज्ञान। रस तो आता है भाव में, और वहाँ वो भाव की चाशनी में डुबो डुबो के जब आपको, तो उठ उठ के नाचना शुरू कर देती हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है पुरुषों और महिलाओं की औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अंतर। विज्ञान ने सबसे ज़्यादा मदद महिलाओं की करी है। यूरोप के कुछ देशों में महिलाएं पुरुषों से औसतन 6-6 साल अब ज़्यादा जी रही हैं। सबसे ज़्यादा कृतज्ञता विज्ञान और शिक्षा के प्रति महिलाओं में होनी चाहिए। जितनी दुर्दशा थी महिलाओं की, उसको ठीक करा है शिक्षा ने और विज्ञान ने। लेकिन महिलाएं जाकर के चरण पकड़ती हैं आस्था और अंधविश्वास के। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये उठता हुआ, ये क्या है? ये डिफरेंस है कि माने कितना अधिक जी रही हैं महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा। और विज्ञान जितना बढ़ता जा रहा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं उतना ज्यादा जीती जा रही हैं। अब महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को बच्चों से बड़ा मोह हो रहा है। देखिए आपके बच्चों को बचाया किसने है? इसमें जितने भी ये सब हैं केचुए, इनकी आपको क्या दिशा दिख रही है? ये नीचे को आ रहे हैं। ये जानते हैं क्या है? 5 साल से कम बच्चों में मृत्यु, कम उम्र के बच्चों में मृत्यु के जो सबसे बड़े कारक थे, ये उनके कर्व हैं। तो सब कुछ ही नीचे आ रहा है ना। किन किन चीज़ों से हमारे बच्चे मर जाते थे 5 साल का होने से पहले ही, जिसको विज्ञान ने बिल्कुल रोक दिया है? निमोनिया, प्रीटर्म बर्थ, बर्थ एस्फिक्सिया, बर्थ ट्रॉमा, डायरियल डिजीजेस, कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट्स, नियोनेटल डिसऑर्डर्स, मलेरिया, नियोनेटल सेप्सिस एंड इन्फेक्शंस, मेनिंजाइटिस, वूपिंग कफ, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, सिफिलिस, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, HIV, एड्स, कैंसर्स। कोई भी कारण होता हो बच्चे की मौत का, उस कारण को विज्ञान ने रोका है। इनके प्रति भी कभी अनुग्रह दिखाना चाहिए हमें कि नहीं? दिल से बोलिए। हमें जिंदा ही इन्होंने रखा है। नहीं तो अगर हम, पहली बात तो जिंदा नहीं होते, जिंदा होते भी तो 100 बीमारियां लगी होती। कोई अंधा बैठा होता यहाँ पे, किसी का पेट बिल्कुल बर्बाद होता, किसी को कुछ दिखाई ना दे रहा होता, कोई सुनाई ना दे रहा होता, किसी के हाथ खराब होते, किसी को पोलियो होता। कितनों को पता है विज्ञान दिवस किस दिन मनाते हैं? बुरा लग रहा है ना? अब हमें ही नहीं, हमारे स्वजनों को, हमारे पूरे खानदान को इन लोगों ने जिंदा रखा है, विज्ञान ने, शिक्षा ने। और मुझे इन दोनों से ही प्रेम रहा है, और इस देश ने इन दोनों का ही घोर अपमान करा है, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। न हमें विज्ञान पता है, न हमें अध्यात्म पता है। हमें क्या पता है?
हमें सांस्कृतिक जादू टोना जंतर मंतर पता है। हम संस्कृतिवादी लोग हैं ना, हमारी संस्कृति में जगह ना विज्ञान के लिए ना अध्यात्म के लिए। हमारी संस्कृति में तो इन्हीं चीजों के लिए जगह है। पीपल के पेड़ वाली डायन, और किसी का बुखार नहीं उतर रहा है तो उसको ले जा करके ओझा पे बैठा दो, वो उसको झाड़ू वाड़ू मारेगा तो वो ठीक हो जाएगी। या कि उस पे वो देवी चढ़ गई है तो वो अपना बाल खोल के झूम रही है। ये सब कैसे दिख रहे हैं, किधर को जाते हुए? पढ़ लिया क्या लिखा है? चाइल्ड मॉर्टेलिटी, एकदम बचा दिया बच्चों को मरने से। पहले की महिला लगभग लगातार गर्भवती रहती थी। कई कारण थे, उनमें से एक प्रमुख कारण यह था कि बच्चे पैदा होते ही मर भी तो जाते थे। कोई पैदा होके मर गया, कोई 2 में मर गया, कोई 4 साल में मर गया। तो एक एक औरत 5-5, 8-8, कई बार होता था। क्या हम 12 भाई बहन थे, सुना होगा पुराने लोगों से, वही जो आदर्श पुराने लोग होते हैं कि हम तो 12 भाई बहन थे। ये कारण है 12 भाई बहनों का। इतना मरते थे बच्चे, और बाबाओं और झाड़ फूक करने वालों ने नहीं बचा लिया है हमारे भाई बहनों को, विज्ञान और शिक्षा ने बचाया है। और सबसे ज्यादा, अभी कहा ना कि सबसे ज्यादा अंधविश्वासी, मैंने कहा तबकों में आती हैं महिलाएं, उन्हीं में आते हैं गरीब लोग। ठीक, जो एकदम बेचारे गरीब होते हैं वो बेचारे सबसे ज्यादा फंसते हैं ये झाड़ फूक और इन मूर्खताओं में, जादू टोना चमत्कार, इन सब में सबसे ज्यादा गरीब लोग ही फंसते हैं। देखिए कि इसमें आपको कई कर्व्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? इसमें जो सबसे स्टीप है, माने जिसकी ढलान सबसे ज्यादा है, स्लोप सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है? सबसे ऊपर वाला। ये लो इनकम कंट्रीज का चाइल्ड मोर्टेलिटी कर्व है। माने सबसे ज्यादा फायदा किनको हुआ है? लो इनकम लोगों को। लेकिन जिनको विज्ञान से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, उन्हीं में विज्ञान को लेकर सबसे ज्यादा उपेक्षा और अनादर है। इतने बच्चे मरा करते थे और उसको बिल्कुल तेजी से गिरा करके विज्ञान ने यहां पर ला दिया। बल्कि जहां इनकम पहले ही अच्छी थी, वहां विज्ञान बहुत लाभ नहीं दे पाया। जो सबसे नीचे वाला कर्व देखिए, लगभग फ्लैट है। जो एकदम नीचे कर्व है वो देखिएगा, फ्लैट है एकदम, वो हाई इनकम कंट्रीज का कर्व है। वहां तो पहले ही चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत लो थी, तो और कितनी गिराओगे? जहां हाई थी देखिए वहां से कितनी गिरा दी है। इसमें फिर दे रखा है कंट्री वाइज कि कितना फॉल है, क्या है। तो भारत में मैंने कितनी बोली थी? 23.4 नहीं, 23.4 नहीं थी, 24.3% थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और वो अभी गिर करके हो गई है 3.2%। और ये सब कुछ हुआ है पिछले 50 साल के अंदर अंदर। 50 साल के अंदर अंदर शिक्षा, तर्क, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान ऐसा चमत्कार करके दिखाते हैं। ये है चमत्कार। वो नहीं होता चमत्कार। कौन सा? है किसी बाबा में दम कि ये करके दिखाए? बनाओ ना, कंप्यूटर्स बनाओ, मोबाइल्स बनाओ, नई सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज लेकर के आओ, करो, करके दिखाओ।
अपना झाड़ फूक, जादू टोना कुछ हमारे काम में लाओ, हमें भी अच्छा लगेगा भाई। आचार्य जी, प्रश्न ये है कि फिर तो इलॉन मस्क हैं या ये हैं, फिर तो हमें बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। वो बिल्कुल सही कर रहा है, मार्स पर बसाना चाहता है, वो विज्ञान को ही आगे बढ़ा रहा है फिर तो। अच्छा, हाँ सर। अरे सर, क्यों नहीं सर? क्यों नहीं सर? मार्स पे लोगों को बसाना कॉमर्स है या इन्वेंशन है? तो सर वैक्सीन भी तो कॉमर्स ही थी। बैठे, वैक्सीन कॉमर्स थी। ये तो वही बात है बोलना कि वेंटिलेटर भी तो कॉमर्स होता है। भाई आप किसी चीज के पैसे दे देते हो, इससे वो कॉमर्स नहीं बन जाता ना। कॉमर्शियली फीजिबल बनाना एक बात होती है। अब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कोई कमर्शियल यूज करने लग जाओ तो आप बोलोगे कि आइंस्टीन व्यापारी थे। और साइंस का ऐसा कौन सा आविष्कार है, ऐसी कौन सी खोज है जिसको आपने कमर्शियलाइज नहीं कर दिया बाद में? तो इसका मतलब साइंस कमर्शियल हो गई। बोलिए, आज न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उससे आपके घर में जो एनर्जी आती है उसका आप बिल चुकाते हो कि नहीं चुकाते? तो इसका मतलब न्यूक्लियर साइंस कमर्शियल होती है। साइंस और टेक्नोलॉजी का अंतर नहीं समझते आप। साइंस एक चीज होती है, टेक्नोलॉजी उसके बाद आती है, उसके बाद टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज हो जाती है। साइंस होती है, साइंस से टेक्नोलॉजी उठती है, और टेक्नोलॉजी जब मार्केट में पहुंच जाती है तो कमर्शियलाइज हो जाती है। वो एक चीज है, आप बोल रहे हैं कि साइंस ही कमर्शियल है। ये बहुत मूल बातें हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता तो नहीं पता। मतलब इलॉन मस्क आइंस्टीन हो गया कैसे? मैं भी जब आईआईटी में था, उस आज इलॉन मस्क की आप लोग बात करते हैं, उसमें बिल गेट्स का बहुत क्रेज था। तो मैं तब भी पूछा करता था, मैं कहता था यार तुम हाइजेनबर्ग पढ़ते हो, तुम बोर्स पढ़ते हो, तुम श्रोडिंगर पढ़ते हो, बिल गेट्स ये थोड़ी हो गए। विंडोज में कोई साइंस का कोई बहुत बड़ा रोल थोड़ी है। ही इज जस्ट कमर्शियलाइजिंग अ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। लेकिन हमें कोई भी चीज जो, चूंकि हम ना साइंस जानते हैं ना टेक्नोलॉजी जानते हैं, तो कोई भी चीज है जो हमें साइंस से संबंधित दिखती है वो हमको एक सी ही लगती है। जैसे भारतीयों के सामने चीनी, जापानी, कोरियन ला दिए जाओ, सब एक जैसे लगते हैं। वो अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ये अलग अलग हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपने भी देश के जो उत्तर पूर्व के लोग हैं वो चीनी ही लगते हैं, क्योंकि आप ने कभी पास जाके देखा नहीं, आप अंतर ही नहीं जानते। तो आप साइंस और टेक्नोलॉजी को भी एक बोल रहे हो, और टेक्नोलॉजी और मार्केट को भी एक चीज बोल रहे हो। सब चीज को गुत्थम गुत्था करके गड्ढा मड कर दिया। साइंस होती है जब आप स्टडी करते हो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स, वो साइंस है, ठीक है। और जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स है वो आज भी लगभग वही आज से कई सौ साल पहले के न्यूटन्स के लॉस पे आधारित है। वही जो प्रोजेक्टाइल है वो आपको मार्स तक ले जाता है। मार्स तक जाने के लिए आपको प्लैनेटरी मोशन की भी समझ होनी चाहिए। वो आज भी आपको बहुत पुराने जो केपलर्स लॉज है उन्हीं से समझ में आता है। तो अब न्यूटन्स लॉज ले लेते हो, केपलर्स लॉज ले लेते हो, ये आपको मार्स पे पहुंचा देता है। उसके आगे आपकी व्यापारी बुद्धि शुरू हो जाती है। वो कहती है मैं मार्स को कॉलोनाइज करूंगा और वहां पर ऐसी ऐसी ऐसी, वही जो कोई भी डेवलपर होते हैं, इतने डेवलपर्स के आते रहते हैं ना विज्ञापन, रहेजा डेवलपर लेकर आए हैं फलानी जगह पे, आइए 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 बसिए। तो वैसे ही और बता दिया कि मार्स पे आके बसिए 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 बसिए, इलॉन डेवलपर्स लेके आए हैं। वो थोड़ा और अमीर लोगों के लिए है। आप एक डेवलपर को एक साइंटिस्ट बोलते हो क्या?
तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हो? सर उनको मैंने इसलिए इतना ऊंचा मैंने कहा क्योंकि वो उनके बारे में मैंने यही पढ़ा जो आप कह रहे थे, वो अध्ययन करते रहते थे, पूरे दिन पढ़ रहे हैं उनके बारे में, मैंने ऐसे अरे तो अध्ययन तो एक डेवलपर भी कर सकता है, उससे क्या हो गया? वो साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा उससे। नहीं सर, ये भेद नहीं किया मैंने। फिर अगर आपके लिए इलॉन मस्क और आइंस्टीन एक ही कोटि के व्यक्ति हैं तो सावधान हो जाइए, बड़ी गड़बड़ चल रही है भीतर।